हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो 2-3 दिन क्लासें नहीं आई भाई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। एग्जाम था, ग्राम सेवक का एग्जाम सभी का अच्छा हुआ होगा। तो 6-7 क्वेश्चन आए थे साइंस से, अच्छे क्वेश्चन थे और लगभग अपनी क्लासेस से थे। ठीक है, एक क्वेश्चन अपनी क्लास से नहीं था जो अभी तक नहीं करवाया आपने, टॉपिक बहुलक से था। ठीक है, वो अपनी क्लास से नहीं करवाया, बाकी क्वेश्चन अपनी क्लास से आए थे। ऐसे नहीं बोल रहा, अपनी ही क्लास से आए थे, ये नहीं बोल रहा मैं, जहां जहां से आपने साइंस पढ़ी है वहां से ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक है वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। देखो, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि हम धरती पर चल रहे हैं, चीजें धरती पर हैं। तो आप बोलोगे सर ग्रेविटी है, तो अकेली ग्रेविटी नहीं है भाई, ग्रेविटी के अलावा घर्षण भी है, घर्षण के अलावा वायुमंडलीय दाब भी है। हम पर वायुमंडल द्वारा एक दाब लगाया जाता है जिसे हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। चलिए समझते हैं इस चीज को, वायुमंडलीय दाब क्या है। तो वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल होता है पृथ्वी के चारों ओर वायु व विभिन्न गैसेज होती है, वो हमारा वायुमंडल होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो इसके चारों ओर क्या है? वायु है, और वायु के अलावा भी विभिन्न गैसेज हैं, इसको बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वायुमंडल। कि पृथ्वी के चारों ओर वायु व विभिन्न गैसेज की परतें होती हैं, या विभिन्न गैसों का जो समूह होता है या एक सर्किल बनाती है, उसे बोलते हैं अपने वायुमंडल। उम्मीद करता हूं आपको वायुमंडल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल की वायु, यानी कि ये वायुमंडल है तो इसके अंदर ये वायु है। क्या है? ये वायु है। ये वायु हम पर अधिक दाब लगाती है या अधिक दबाव बनाती है, इसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वायुमंडल की वायु हम पर अधिक दाब लगाती है या हम पर अधिक दबाव बनाती है, जिसे ही हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। तो क्लास रिकॉर्ड करते करते लाइट चली गई अभी, तो आप थोड़ा सा क्लासेस में ध्यान दें, क्वालिटीज पे ध्यान, कोई बात नहीं, आप क्लासेस को जारी रखें, क्लासेस को चलने दें। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है ये, आगे इसको समझते हैं। चलिए, इसकी जो गणना की थी वायुमंडलीय दाब की, वो गणना एक वैज्ञानिक था वॉन यूरिक। दूसरा क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन अभी तक यही बनता है कि इसकी वायुमंडलीय दाब की गणना किसने की थी, तो वो थी वॉन यूरिक। कौन था? वॉन यूरिक। कौन था? वॉन यूरिक। चलिए, अब इसने कैसे किया था कि पारा के 76 सेंटीमीटर वाला स्तंभ, पारा के 76 सेंटीमीटर वाला एक स्तंभ होता है, इस स्तंभ द्वारा, देखो दोबारा से समझो इस चीज को, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट के द्वारा देखो। पारा होती है एक धातु। क्या होती है? पारा होती है प्यारे बच्चों एक धातु। ठीक है, धातु होती है जो कमरे के ताप पर, कौन से ताप पर? कमरे के ताप पर। अब आप बोलोगे सर कमरे का ताप कितना होता है? तो कमरे का ताप होता है प्यारे बच्चों 23 डिग्री, या आप इसे 20 से 25 डिग्री भी बोल सकते हो। ये आपका होता है सेंटीग्रेड में। किसमें होता है? सेंटीग्रेड में। इस कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है प्यारे बच्चों? द्रव अवस्था में होती है। इतनी बात क्लियर? तो पारा का 36 सेंटीमीटर वाला स्तंभ है एक, इस तरह से, यानी कि एक स्तंभ बनाया गया जिसमें 36, इसकी लंबाई कितनी है? 76 सेंटीमीटर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप है, और 45 डिग्री अक्षांश। अब आप बोलोगे सर ये 45 डिग्री अक्षांश क्या है? तो ये अक्षांश होता है, ये चीज समझो आप, ये हमारी पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, विषुवत रेखा। इस तरह से आप चलते जाओगे तो आपका 45 डिग्री कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है कि 45 डिग्री, अगर समुद्र तल पर जितना दाब लगता है, कितना? 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर 0 डिग्री पारे द्वारा, 0 डिग्री ताप पर। अब देखो आप बोलोगे कमरे के ताप पर ये लिक्विड फॉर्म में है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में आएगा। तो पारा जो है ठोस अवस्था में होगा 0 डिग्री टेम्परेचर पर। कितने डिग्री? 0 डिग्री। 45 डिग्री अक्षांश पर, पृथ्वी के 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर जितना इसका दाब लगाया जाता है, उसे आप बोलते हो वायुमंडलीय दाब। 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे 76 सेंटीमीटर लंबे समूह के बराबर होता है। ये क्या बोल रहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाला पारा है कि 76 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ के भार के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों का भार बराबर होता है।
अगर वायुमंडलीय दाब का मात्रक पूछे तो आप बोल सकते हो कि मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर, न्यूटन होता है मात्रक वायुमंडलीय दाब का। और वैसे देखो तो इसका जो मान देखोगे आप तो मान होता है प्यारे बच्चों 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर पर 10 की पावर 5 न्यूटन बल लगाया जाएगा, वो होगा हमारा वायुमंडलीय दाब। 1 मीटर स्क्वायर पर 10 न्यूटन 10 की पावर 5 न्यूटन जितना बल लगेगा वो आपका वायुमंडलीय दाब होगा। इतनी चीज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल पर 16,000 केजी, कितना 16,000 केजी का दाब लगता रहता है, यानी कि हमारे वायुमंडल पर अगर पूछे तो वायुमंडलीय दाब है जो 16,000 केजी का दाब लगता रहता है, जो वायुमंडलीय दाब को संतुलित करता है। जो क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को संतुलित करता है। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि हमारी पृथ्वी पर या हमारे वायुमंडल पर 16,000 केजी, केजी का मतलब किलोग्राम, ठीक है, केजी का मतलब किलोग्राम, तो 16,000 केजी का दाब लगता रहता है जो वायुमंडलीय दाब को संतुलित रखता है। जो क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को संतुलित रखता है। इस वजह से सारी वस्तुएं हैं वो अपनी जगह स्थिर रहती हैं, कोई वस्तु इधर उधर नहीं होती। ठीक है, चलिए। पृथ्वी के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हो, यानी कि हम पृथ्वी के बीच में नहीं रह रहे, हम पृथ्वी गोल है, हम पृथ्वी की सतह पर रह रहे हैं। किस पर रह रहे हैं? हम पृथ्वी की सतह पर रह रहे होते हैं। तो पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाएंगे, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, हम यहाँ पर रह रहे होते हैं, यहां से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे ऊपर जो वायुमंडलीय दाब होगा वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ाओगे तो वायुमंडलीय दाब में कमी और ग्रेविटी में भी कमी आती है। जैसे जैसे आप पृथ्वी से आपकी ऊंचाई बढ़ेगी तो ग्रेविटी में भी या गुरुत्वाकर्षण में भी आपकी क्या आएगी? कमी आएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? यानी कि जब आप 110 मीटर ऊंचे जाओगे, कितने? 110 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 सेंटीमीटर पारा दाब आपका कम हो जाएगा। कितना? 1 सेंटीमीटर पारा दाब आपका कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर पारा दाब आपका कम हो जाएगा। चलिए अब एग्जांपल से यहां से क्वेश्चन आ जाता है। अगर इतनी चीज आपको समझ में आई है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो इस चीज को, इस क्लास को दोबारा देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस क्लास को आप दोबारा देख लोगे तो आपकी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है आगे। ये मिटाता हूं मैं इसको, तो उतार लेना विवाद में। चलिए ये क्या कहता है? एग्जाम्पल है पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है। पहाड़ों पर क्या करता है? खाना देरी से पकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हम यहाँ पर रह रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब है जो नॉर्मल तरीके से लग रहा है, जहां पर चीजें व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पहाड़ों पर जाते हो, अलग अलग ऊंचाई वाले पहाड़ होते हैं, यहां पर अगर आप खाना बनाओगे तो पृथ्वी से आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा? वायुमंडलीय दाब होगा, जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। जिस वजह से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो पानी का क्वथनांक होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि पानी देरी से उबलेगा। पानी का जो क्वथनांक होगा वो कम हो जाएगा, यानी पानी आपका देरी से उबलेगा, जिससे क्या होगा? आपका खाना होगा वो देरी से पकेगा। ठीक है। दूसरा, वायुयान में कभी बैठे हो क्या? कभी वायुयान में बैठे हो? जहाजों में, है ना? वायुयान यानी कि जो हवा में उड़ने वाले यान होते हैं या जो हवा में उड़ने वाले वाहन होते हैं, वैसे इनको वाहन नहीं बोलते, यान बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? पेन की स्याही होती है वो रिस जाती है, यानी कि आप जहाज में बैठे हो और आपने बढ़िया सा कोई भी कंपनी का बढ़िया सा पेन लिया हुआ है और उसकी इस तरह से अपने पेन को टांगा हुआ है, तो उसका पेन से क्या होती है? स्याही निकलकर आपके जो पेन को खराब हो जाएगा। आपका मोटी मोटी बात यह है, आपके जो कपड़े होते हैं उस पर वो स्याही लग जाएगी, यानी कि स्याही रिस जाती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब होता है वो कम हो जाएगा, तो पेन की स्याही ऑटोमेटिकली बाहर आएगी। ठीक है, चलिए अब देखो जिस इस तरह से ये पेन है, अब इस पर वायुमंडलीय दाब कम होगा तो यहां पर जो इसके अंदर जो स्याही है वो बाहर निकल जाएगी, यानी कि वायुयान में बैठे पेन की स्याही रिस जाती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब में क्या आ जाएगी? वायुमंडलीय दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून भी आने लगता है।
जब आप अधिक ऊंचाई पर जाते हो तब आपके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। क्यों? वही वायुमंडलीय प्रेशर कम, तो नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। चलिए, दूसरी वायुमंडल में आप ऊंचाई पर जाते हो तो आपको सांस लेने में भी कठिनाई होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम। चलिए, अब होता है एक बैरोमीटर। चलो, इस पे ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद बनाई थी या नहीं बनाई मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं बनाई तो मैं बना दूंगा उसकी वीडियो, जिससे आपके क्या होगा, जितने भी यंत्र है ना उनकी खोज और वैज्ञानिक आपको याद हो जाएंगे। इतनी अच्छी वीडियो है ना, बहुत अच्छी वीडियो है, तो अपने बना देंगे, कोई बात नहीं। वायु दाब मापी, इसे बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। तो पूछा जाता है कंपटीशन में, यहां से क्वेश्चन वो जरूर उठाता है, यहां से क्वेश्चन वो जरूर उठाता है। क्वेश्चन क्या उठाएगा कि वायुमंडलीय दाब के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापन करता है कौन? बैरोमीटर। बैरोमीटर। खोज किसने की थी इसकी? टोरिसेल्ली। किसने की थी? टोरिसेल्ली। अब ये तो आपको एक क्लास में तो याद हो गया कि टोरिसेल्ली, बैरोमीटर, बैरोमीटर, टोरिसेल्ली। लेकिन जब आपके पास ये बहुत सारे होते हैं ना, तो आपको इसमें रट्टा मारना पड़ता है कि हाँ ये है, ये है। लेकिन मैं ये आपको एक सैंपल देता हूं। सैंपल समझते हो? यानी कि अगर आपको सैंपल पसंद आएगा तो मैं आपको पूरा डाटा दे दूंगा। तो सैंपल ये है कि मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा इसे याद करना समझाता हूं। एक ट्रिक से ही आपको एक याद हो जाएगा, इससे आपके जितने मर्जी है वो सारे के सारे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है, बहुत ही मजेदार। साइंस अगर आपको पढ़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चीजों को तोड़ना और शब्दों को जोड़ना और शब्दों को तोड़ना सीखिए। चलिए, वही आप नहीं करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है, तो खोज किसने की थी? खोज की थी टोरिसेल्ली। ठीक है जी। चलो, बैरो का अर्थ आप बनाओ इससे, सिर्फ शब्दों को तोड़कर। ये इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, अभी सिर्फ आपको याद करवाने के लिए। बैरो का अर्थ बनाओ आप बेर से। क्या? बेर, खाने वाले होते हैं ना, वो बेर। ठीक है। मीटर का अर्थ याद कर लो कि बेर को मापने का कोई मीटर होगा। ठीक है, चलिए। अब इसकी खोज किसने की थी? टोरिसेल्ली। किसने की थी? टोरिसेल्ली। अब इस टोरिसेल्ली को याद करो। अब इसको आप ना बागड़ी में बोलोगे कि एक कहावत है। क्या कहावत है? कि बोला जका गई बोरिया बिका। बोला जका गई बोरिया बिका, आ कहावत है। तो एक कहावत आप वहीं पर फिट करके देखो। चलो, कर लिया। अब आप बोलोगे सर बागड़ी कैसे स्टार्ट कर दी? तो थोड़ा सा शब्दों को जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, तो थोड़ी चीजें याद करवाने, कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शब्दों का जोड़ तोड़ करना पड़ता है। ये तो सीधी सी बात है, आपको बहुत सी वीडियो में सीधा लिखा मिल जाएगा, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसकी इसने खोज की थी, इसकी इसने खोज की थी। जिससे क्या होता है, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो याद तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें आसान बनाने के लिए आपको दिमाग में कहीं ना ये चीजें अटक जाती हैं, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ये करवा दो, फिर आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको और मजेदार है। देखो कैसे। अब टोरी को आप तोड़ो, तो टोरी से आप क्या है? टूरना, तोड़ना, यानी कि चलना। आपने जैसे बोलते ना कि द्वार टुरले बागड़ी में, यानी कि चलना। सेली का मतलब याद रखो, सेल करना, चीजों को सेल करना। सेल का मतलब बेचना। यानी क्या कहना है कि बोला जका गई बोरिया बिका, यानी कि कोई आदमी है जो अपने बेरों को तुरकर चलकर बेच रहा है, तुरकर चलकर बेच रहा है। अब कई चीजों को ये चीज लगेंगे सर इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे तो आप बैरोमीटर, टोरिसेल्ली रट्टा मार लो, चाहे ये थोड़ा सा दिमाग में अटका लो, बस। अगर रट्टा मारा हुआ सकता है तो आप भूल सकते हो, लेकिन ये थोड़ी सी दिमाग में अटका ली तो आप नहीं भूलोगे। एक चीज आपको मैं और बताता हूं, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, वो चीज क्या है वो देखिए। देखिए कैसे, इसी के साथ साथ बता देता हूं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि जनरेटर की खोज किसने की थी? किसकी? जनरेटर की। जनरेटर की खोज की थी फैराडे, माइकल फैराडे। पूरा नाम लिख देते हैं, आप फैराडे लिख देते तो भी आपका काम चल जाता है। माइकल फैराडे ने खोज की थी। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, अपने जनरेटर कब लेके आते हैं? गांव में जनरेटर कब यूज किया जाता है? डेली तो यूज, मुझे नहीं लगता डेली यूज किया जाता होगा, नहीं किया जाता डेली यूज। तो कब यूज किया जाता है? लगभग शादी वाले दिन। कब? शादी वाले दिन जनरेटर लेके आते हैं ना, ठीक है। और इसको तोड़ो, फेरा, यानी कि शादी में फेरे होते हैं, तो फेरा डे का मतलब दिन, कि फेरे वाले दिन अपने क्या लेके आते हैं? जनरेटर लेके आते हैं। तो माइक जनरेटर
फैराडे, जनरेटर फेराडे। फेरा यानी कि शादी में तो होते हैं फेरे, डे का मतलब दिन, जिस दिन शादी होती है उसी दिन फेरे होते हैं और उसी दिन अपने जनरेटर लेके आते हैं। बस इस तरह से चीजें कनेक्ट करके आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, ये चीज मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाती है कि जनरेटर की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, तो मैंने बुक्स में से पढ़े हैं। जैसे एक एग्जांपल और इसका कि साइकिल की खोज किसने की थी, साइकिल की खोज, तो साइकिल की खोज की थी मैकमिलन। मैकमिलन, इसको कैसे याद करोगे, तो सीधी सी बात है कि मैक नाम का बंदा था, मैक नाम का बंदा था, उसने किसी से साइकिल मांगी, साइकिल तो वो चलो थी नहीं, उसको ना कहीं जाना था, किसी से मिलने के लिए जाना था, तो उसको क्या हुआ कि अब जल्दी पहुंचना था, पैदल जा नहीं सकता था, ठीक है, तो उसने क्या किया, साइकिल को बना दिया। तो साइकिल बनाई किस लिए, मैक आदमी ने किसी से मिलने के लिए, तो मैक मिलन। बस हो गया यार, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो वायु दाब मापी होता है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर खोज टोरिसेली क्या करता है, वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। अब देखते हैं कि इसका उपयोग, जो बैरोमीटर का उपयोग होता है ना, वो मौसम की जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है कि आने वाला मौसम कैसा होगा, ठीक है। इसमें कुछ पाठ्यांक होते हैं, वो आपको याद रखने होते हैं, नंबर नहीं याद रखने, बस थोड़ी बहुत बातें याद रखनी है। अगर पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर रहा है, एकदम से नीचे गिर रहा है, तो आंधी आने की संभावना होती है। किसकी किसकी संभावना, आंधी आने की संभावना होती है कि पाठ्यांक वायुमंडल बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकदम से नीचे गिरेगा तो आंधी आएगी, और अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बरसात होगी। कौन सी, कि तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, वो वाली, ठीक है। और अगर धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम कैसा रहेगा, मौसम साफ रहेगा। एकदम से नीचे, अब आपको पता है आंधी, आंधी क्यों बोलते हैं, आंधी को आंधी क्यों बोलते हैं, तो उसको कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो एकदम से ही आती है, कि वो एकदम से ही आती है, क्लियर। वर्षा धीरे धीरे होती है, तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है ना, वो वाली। चलिए इसके बाद में पारा धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ हो जाता है। चलिए, निर्द्रव्य वायु दाब मापी, यानी कि इस दाब मापी के अंदर द्रव नहीं भरा होता, वायु दाब मापी की कमी को दूर करता है, यानी कि जो निर्द्रव्य वायु दाब मापी है वो इसकी कमियों को दूर करता है, वो इसकी कमियों को दूर करता है। इसका आकार भी छोटा होता है, ऊंचाई मापने में तुला मापी। बस मानक वायु दाब मापी आपका 76 सेंटीमीटर की ऊंची नली के दाब का मापन एटीएम होता है, और एक एटीएम बराबर होता है 101292.8 पास्कल। कितना, एक एटीएम बराबर होता है आपका 101289.8 पास्कल। ये डाटा आप याद रख लेना। यहां पर अपना टॉपिक और चैप्टर दोनों होते हैं कंप्लीट। तो अपना टॉपिक कौन सा था, वायुमंडलीय दाब। चैप्टर कौन सा था, पदार्थ की सामान्य गुण या पदार्थ की सामान्य अवस्थाओं के गुण। कौन कौन से कर लिए, प्रत्यास्थ था, उसके बाद में प्लवन, उसके प्रत्यास्था, दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, शांता और वायुमंडलीय दाब। एक आधा कोई और था, अब मुझे याद नहीं है, लगभग इतने अपने कर लिए थे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ सब्सक्राइब हैं जो वापस जा चुके हैं, तो जाने वाले को कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और आओ तो वेलकम, बाकी जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो अगला टॉपिक रहेगा अपना रासायनिक बंधन, हो गया, रासायनिक अभिक्रिया रहेगा शायद, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया है या आपका टॉपिक रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है। तो जो 10th क्लास वाला भी आपका टॉपिक होगा वो रहेगा। उसके बाद में अपना जो टॉपिक जीव विज्ञान का रहेगा वो रहेगा आपका कवक वाला जो अपने कर रहे थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। बाकी आप सभी को एक जानकारी देनी है क्या, कि 3, 4 और 5 तारीख को ओरण परिक्रमा जो देशनोक में है वो लग रही है, तो आप किसी ने जाना हो तो लगा सकते हैं। बाकी मैं तो जा रहा हूं, इसलिए 2 दिन क्लासेस नहीं आएंगी, और हाँ वहां की आपको अपडेट देता रहूंगा। जो चीज मुझे आपको समझानी होगी, कुछ दिखाना होगा, मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देनी होगी, या कुछ कंसेप्चुअल चीजें होंगी जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो चीजें मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।